बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन जो बाढ़ पीड़ितों की जो संख्या है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। लगभग 50,000 से भी अधिक लोग ज्यादा प्रभावित हुआ है पिछले 24 घंटों में, जिसके बाद ही तो ये जो कुल आंकड़ा है जो ये 6,47,000 तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बाढ़ प्रभावित अगर गाँव की संख्या को देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ नहीं है। 5 या 6 गाँव ही सिर्फ ज्यादा बड़ा है। उसके बाद अगर हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वहां से कुछ खबरें आ रहे हैं कि पिछले जो कुछ 2-3 दिनों में जो बारिश यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रहा है, इसके वजह से वहां पे जो वाटर लेवल है वो रिसीड भी क्या है एक जी सलमान आप हुए। जी जी, मैं बताना चाहूंगा और कि इस बार जो आईएमडी की जो रिपोर्ट है, अगर हाल ही में अगर देखते हैं तो लगभग एक हफ्ते पहले तक असम में लगभग 27% यहाँ पे बारिश में डेफिसिट दिखने को मिला था। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से हैवी रेनफॉल यहाँ पे दिखने को मिला था, वो डेफिसिट को काफी हद तक कम किया है, जिसके वजह से कम समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड जैसे एक परिस्थिति का यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके कारण काफी हद तक यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो बारिश है, मॉडरेट बारिश होने का जो संभावना प्रकट की है आईएमडी ने, अगर ये होते हैं, हाल में हम लोगों ने देखा भी है कि बारिश में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। 2-3 दिनों में यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। इसके चलते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं अगर बारिश आने वाले 2-1 दिनों में नहीं होते तो परिस्थिति में काफी सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी सलमान आपके पास लौटेंगे। बात कर रहे थे कि कोविड की चुनौती के दौरान ही ये तमाम राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। वहां पर जो राहत शिविर हैं, किस तरीके का माहौल है वहां पर, लोगों को कैसे सुविधा दी जा रही है? देखिए, राहत शिविर सरकार ने बनाए हैं। लगभग 175 के आसपास राहत शिविर प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे हैं, जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा, सुपौल है, समस्तीपुर है। वो इन जगहों पे चल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सामुदायिक रसोई है उनको फिर से सक्रिय कर दिया गया है और लोगों को बना हुआ भोजन दिया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी वो छोड़ आए हैं अपने पीछे, अपने साथ जो ज़रूरी सामान था, कपड़े, यही ला पाए हैं, या कुछ लोग तो जो पहने हुए कपड़े थे वही लेकर के आए हैं। तो उनके पास कोई सर्व सामान है नहीं। और इसके अलावा राज्य सरकार ने 6,000 रुपये प्रति परिवार राहत सहायता राशि वितरित करनी शुरू कर दी है, ताकि उससे लोग अपने ज़रूरी सामान खरीद सकें और भोजन का इंतज़ाम कर सकें। तो ये बात है एक तो। और दूसरी बात ये कि जो आबादी अभी गाँवों में ही फंसी हुई है और उनके निकलने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी धीरे धीरे कुछ जगहों पे कम भी हो रहा है, तो उनके लिए यातायात के लिए लगभग 300 नावें लगाई गई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार उन इलाकों में भ्रमण कर रही हैं जहां पर कि किसी के फंसे होने या किसी को चिकित्सा सहायता की ज़रूरत हो। कुछ जगहों पर नावों के ज़रिए चिकित्सा टीमें भेजी गई हैं। और साथ ही साथ जो कोविड का जो शेड्यूल है टीकाकरण का, उसका अनुपालन हो, इसके लिए नावों के जरिए टीकाकरण टीमें भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रही हैं। निश्चित तौर पर तो बिहार और असम दोनों ही जगह पर बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लेकिन राहत और बचाव के काम भी वहां पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी से कमल बोरा आपका। और आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही है रजनी अभी। जी कमल, एक बार फिर आपकी तरफ लौटेंगे। और आपने जैसा कि बताया कि कुछ इलाकों से पानी उतर रहा है, लेकिन जिन इलाकों से पानी वापस निकल रहा है वहां पर भी तमाम मलबा रह जाता है, बीमारी होने की संभावना है। तो इन तमाम दिक्कतों से कैसे निपटा जा रहा है? जी देखिए, हर एक मुमकिन जो परिस्थिति जो होने का जो यहाँ पे आशंका किया गया था उसके साथ टैकल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा से ही रेडी रहे हैं। और इस बार भी वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी मलबा रहेगा या फिर पानी रहेगा, वहाँ पे लोगों को जो जो दिक्कतें हो सकते हैं उस सभी दिक्कतों से मतलब दिक्कतों का सामना करने के लिए यहाँ पे सरकार की द्वारा हर एक मुमकिन कोशिश किया जा रहा है। मेडिकल खास करके खाद मतलब मुहैया कराने का जो यहाँ पे प्रबंध किया गया है उसमें कोई कमी नहीं दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में देखें, लगभग 15 मेडिकल टीम जगह जगह पे लगाया गया है, ताकि जहाँ पे बीमार उभर के आने का जहाँ पे संभावना हो सकता है, हर एक मुमकिन जगह पे पर्याप्त रूप से यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी लोगों को मिले, ये सभी प्रबंध यहाँ पे किया गया है। तो हर एक मुमकिन कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, अगर रिलीफ ऑपरेशन की बात करें, तो हर ओर से
सरकार की कोशिश यहाँ पे जारी है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो इस बाढ़ के वजह से। जी जी, तो निश्चित तौर पर बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी से कमल बोरा आपका और पटना से सलमान हैदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ घंटों के दौरान मुंबई में मध्यम बारिश होगी। राज्य के जलगांव जिले में भारी बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बरसात के कारण कई वाहनों के मलबे में दबे जाने की खबर है। अहमदनगर जिले में भी भारी बरसात के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आज सुबह मध्यम से भारी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार तक लगातार बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली में इस सप्ताह के दौरान भारी बारिश हो रही है। जल भराव के कारण कुछ हिस्सों में यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित थी और लोगों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई थी। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 81,09,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। वहीं देश भर में अब तक कुल 52 करोड़ 48 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें 32,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि अकेले केरल में हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में 35,181 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,89,583 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.62% है, जो लगातार 69 दिन से 3% से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.80% है। और बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 वायरस के एक नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद 3 सितंबर से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यूके और बाकी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे के यात्रियों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर RT-PCR परीक्षण से गुजरना जरूरी होगा। BMC का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने के बाद आया है, जो कि कोविड-19 वायरस के नए और तेजी से फैलने वाले स्ट्रेन के मद्देनजर है। और गुजरात में 6ठी और 8वीं तक की कक्षाएं आज से फिर से शुरू हो गई हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी SOP का पालन करते हुए स्कूल आज से फिर से खुल गए। विद्यालयों को कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करवाना अनिवार्य होगा। कोरोना के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय में कक्षाएं 50% बैठने की क्षमता के साथ शुरू होंगी। वहीं कक्षाओं में और स्कूल परिसर के बाहर सामाजिक दूरी बनाए रखना, सभी छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि राज्य में 26 जुलाई से ही 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा फिर से शुरू कर दी गई थी। और कोरोना की स्थिति पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, पिछले 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त पर है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा मामला केरल से आ रहा है। बीते 24 घंटे में 32,000 के आसपास केरल में मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो एवरेज
30,000 के आसपास केरल में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय टीम वहां पे गई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों और जो विशेषज्ञों के दल के साथ वहां गए थे, और राज्य में जो समस्याएं हैं तो उसको लेकर के केंद्रीय टीम ने कुछ निर्देश दिए थे, खासतौर पे जो तो वैक्सीनेशन को बढ़ाना, साथ ही साथ आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाना, इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनका ठीक से केयर करना, और जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत अच्छा नहीं है केरल में। वहां पर एक अगर आदमी संक्रमित होता है तो मात्र 2 या 3 आदमी को ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि 20 से 30 आदमी का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो। साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का वहां पे सुझाव दिया था, हालांकि उसका अमल हो रहा है अब, लेकिन अगर यही स्थिति रहा तो लॉकडाउन लगाने की भी स्थिति बन सकती है केरल में। तो ये सिचुएशन है केरल का, और वहीं पे सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री से बात की, और जो केरल से सटे हुए जिले हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के, वहां पे सर्विलांस को तेज करने की बात की गई है, निगरानी रखने की बात की गई है, और साथ ही साथ वहां पर टीकाकरण अभियान को तेज करने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी खतरा बढ़ जाएगा, पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें भी खतरा बढ़ने का चांस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हालांकि कुछ ही हिस्सों में सिमट के रह गया है कोरोना के जो दूसरी लहर है ये, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम सतर्क नहीं रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार है, थोड़ी सी भी लापरवाही दूसरे जगहों पर भी एक नए संक्रमण को जन्म दे सकती है। जी नितिन, और इस बीच हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, छात्र अब कक्षाओं में जाएंगे, और ज्यादा वहां पर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की अब जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें 2-3 बड़े पॉइंट हैं जो उसका ध्यान रखने की जरूरत है, एसओपी का पालन करना है। पहला तो जो स्कूल के कर्मचारी हैं, टीचर हैं, वो पूरी तरीके से उनका टीकाकरण सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी इलाके में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो, उन्हीं जगहों पे स्कूल खोलने की परमिशन हो, ऐसा दिशा निर्देश है। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो मास्क जरूर पहने, दूरी जो है उसका पालन होना चाहिए, और टेम्परेचर स्कूल के गेट के बाहर नापना जरूरी है, जो भी स्कूल के अंदर जाएंगे, चाहे वो बच्चे हो या कर्मचारी हो। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये एसओपी है, उसका पालन अगर ठीक से होता है, और लगातार निगरानी रखने की जरूरत है कि कोई स्टाफ हो या फिर चाहे बच्चे, उनका कोई सिम्टम तो नहीं है, किसी तरह के सर्दी जुकाम बुखार वगैरह तो नहीं है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है, और उसके आधार पे खोलने का परमिशन दिया गया है। और जो बच्चे या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान है। तो अभी सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन स्कूल खोलना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तभी जाकर के एक नया माहौल भी मिलेगा और एक उनके अंदर भी एक उत्साह जगेगा। जी नितिन, हम देख रहे हैं कि देश भर के कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, कई जगह भारी बरसात हो रही है, और बरसात के साथ ही तमाम तरीके की बीमारियां भी बरसात अपने साथ लेकर आती है। तो एक तरफ कोविड की चुनौती है और यहाँ बरसात से निकलने वाली बीमारियां हैं। किस तरीके से हमारा अस्पताल, हमारा जो सेहत का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्या तैयार है एक नई चुनौती के लिए? जी देखिए, ये हर साल बाढ़ आता है, तो जिस इलाके में भी आता है तो वहाँ के जिला प्रशासन, राज्य उस चीज पे उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जो डायरिया का प्रकोप होता है इन दिनों, क्योंकि पानी भी दूषित हो जाता है, ऐसे में स्वच्छ पीने की पानी एक बड़ी चुनौती होती है। तो इस तरह के जो इलाके हैं बाढ़ वाले, वहाँ पे क्लोरीन की टेबलेट के साथ साथ ये भी सलाह दी जाती है कि जो पानी आप पिए वो उबाल करके और ठंडा करके पिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है, उनका स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार निगरानी रखते हैं। जो संबंधित इलाके हैं वहां पर उनका फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से आउटब्रेक कोई ना हो और वहां पर स्थिति कंट्रोल में रहे। जी, तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण अब भी हमारे बीच में है और अब भी एहतियात बरतने की उतनी ही जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन के कुछ गांवों में कोविड संक्रमण फिर से सर उठाता दिख रहा है। ऐसे में दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने सुंदरबन के द्वीपों पर मौजूद इन गांवों में कोविड संक्रमण दर को शून्य पर लाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के फैसले के तहत वृहद टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति के कारण 4 दिनों में 1 लाख लोगों को कोविड टीके की डोज देने के बेहद मुश्किल लक्ष्य को किस तरह से यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी पूरा कर रहे हैं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
पिछले कुछ सालों में सुंदरबन में गोसाबा इलाके को सुपर चक्रवात अम्फान और फिर चक्रवात यास द्वारा क्रमिक रूप से तबाह कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के इस इलाके में 9 द्वीपों में फैली 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन सुदूर द्वीपों में लगभग 3 लाख लोग निवास करते हैं। उनमें से लगभग 2 लाख वयस्क हैं और वे कोविड टीकाकरण के लिए पात्र हैं। गोसाबा की लगभग 45% वयस्क आबादी को पहली खुराक पहले ही मिल चुकी थी। कोविड संक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की मदद से इस इलाके में संक्रमण पर काबू पाया जा चुका था और एक समय में यहां कोविड संक्रमण लगभग 0 पर आ गया था। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित किए गए और जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया। इस इलाके में 9 जिले हैं। इलाके की लगभग 1 लाख आबादी को अभी कोविड टीके की पहली डोज लगनी है, इसलिए हमने इस इलाके में विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। हमने इस महत्वाकांक्षी योजना को मिशन मोड पर लेने का फैसला किया है। कोविड टीकाकरण अभियान जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाना इस इलाके में इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि ये मूल भूमि से दूर है और यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन नावें हैं। कुल मिलाकर कुमीरमारी, छोटो मोल्ला खली, लाहिरीपुर, शंभूनगर, सतजेलिया, दुलकी और पुईजली जैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए 25,000 वैक्सीन शॉट्स के स्टॉक के साथ सुबह 6 बजे गोसाबा ग्रामीण अस्पताल से 154 वैक्सीनेटर निकल रहे हैं। उच्च ज्वार के दौरान गढ़खली से देशी नाव द्वारा लगभग 3.5 घंटे और इन द्वीपों तक पहुंचने के लिए कम ज्वार के दौरान 30 से 60 मिनट का समय लगता है। इलाके के कई गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। ऐसे में इन डेटा को कोविन ऐप पर लौटने के बाद आधी रात तक अपलोड किया जा रहा है। गोसाबा के लोगों को पूरी तरह से टीका लगाना हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह एक दूरस्थ इलाका है, साथ ही निकट भविष्य में यहाँ उपचुनाव की भी संभावना है। हाल तक यहाँ कोविड के मामलों में वृद्धि हो रही थी। यह क्षेत्र पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जिससे एक बार फिर इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमने इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यह पहल करने का फैसला किया है। हमारे जिलाधिकारी ने गोसाबा में 100% टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। विभिन्न द्वीपों में फैली आबादी के टीकाकरण के लिए पूरे इलाके में कोविड टीकाकरण के लिए 4 दिनों के अंदर 1 लाख लोगों को कोविड टीके देने का लक्ष्य रखा गया। सभी मतदान केंद्रों पर टीकाकरण शिविर लगाए गए हैं। मतदाता सूची की मदद से कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग का विकल्प भी रखा गया है। इन शिविरों में डॉक्टरों को भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। पूरे अभियान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 90 से अधिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को भी तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इधर मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन के जरिए सारे के सारे 18+ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का काम शुरू किया है। रफली इधर टारगेट है 1 लाख के आसपास, वो हम लोग 4 दिनों में तैयार करेंगे। इन इलाकों में इस अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद प्रशासन का दक्षिण 24 परगना जिले में ही राजपुर, सोनारपुर नगरपालिका क्षेत्र में भी इसी तरह के विशेष अभियान चलाने का विचार किया जा रहा है। इन इलाकों में भी हाल के दिनों में संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दक्षिण 24 परगना से गौतम मंडल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य के दावणगेरे में गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कोंडाजी स्मारक का दौरा भी करेंगे। बाद में वे दावणगेरे जिले के हरिहर तालुक के कोंडाजी में एक पुलिस पब्लिक स्कूल और दावणगेरे में जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन भी करेंगे। और हमारे साथ गृह मंत्री के इस दौरे पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ आयशा खानम जुड़ गई हैं दावणगेरे से। आयशा, गृह मंत्री का ये दौरा जहां पर उन्हें कई अहम कार्यक्रमों को संपन्न कराना है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह पहली बार आ रहे हैं कर्नाटका। जब बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पद ग्रहण किया, तो ये पहली बार मुख्यमंत्री के साथ वो दावणगेरे पहुंचेंगे। दावणगेरे देखा जाए तो कर्नाटक के लिए
बहुत खास और बहुत अहम है राजनीतिक तौर पर भी, और एक एजुकेशनल हब के तौर पर कर्नाटक में दावणगेरे की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर जितने शिक्षा संस्थान है और दावणगेरे एक इमर्जिंग एजुकेशनल हब के तौर पर उभर रहा है। इसको देखते हुए ये दौरा अहम है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले यहाँ पहुंचेंगे जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, GM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस प्रोसेस में। यहाँ से वो कुछ सेलेक्ट गैदरिंग को संबोधित करेंगे और उसके कुछ देर बाद इसी इंस्टीट्यूट में एक एडवांस लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये खास है इस प्रोसेस में। लेकिन खास बात यह है कि दावणगेरे में पहली बार विशेष गांधी भवन बनाया गया है, तैयार किया गया है हाल ही में, और अमृत महोत्सव के मौके पर राज्य में अलग अलग जगहों पर गांधी भवन को एक अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो जाहिर है ये भी एक अहम दौरा रहेगा इसको देखते हुए, क्योंकि गांधी भवन में जिस तरह से महात्मा गांधी के पूरे उनकी लाइफ टाइम की जो हिस्ट्री है वो तमाम चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसके बाद अमित शाह जो है पुलिस पब्लिक स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे। हालांकि पहले वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन अब यहीं से वर्चुअल उद्घाटन होगा। ये स्कूल विशेष है क्योंकि पब्लिक पुलिस स्कूल में खासकर पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का इंतजाम है यहाँ पर, और खास उनके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो ये विशेष दौरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके बाद वो हुबली लौट जाएंगे और शाम में उनका निजी कार्यक्रम होगा हुबली में, जहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की जो पुत्री है उनकी शादी के समारोह में शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। हुबली से सीधा दावणगेरे हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और इसी GNA इंस्टीट्यूट से वो अलग अलग जो 4 जगह है, कोंडा जी स्मारक जो है खास है क्योंकि कोंडा जी बसपा दावणगेरे से जुड़े हैं, वो यहाँ के एक विधायक रह चुके हैं, और यहाँ से उन्होंने 2 बार वो सांसद में भी प्रवेश किया, और उसके बाद वो भारत गाइड्स एंड स्काउट्स की एक मूवमेंट में उनकी अहम भूमिका रही है। तो उनके याद में एक मेमोरियल भी तैयार किया गया है, जिसको डेडिकेट करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा GNIT इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर छात्र पहुंच रहे हैं, और कुछ ही देर बाद अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर कर्नाटक का बेहद अहम दौरा है गृह मंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के केवड़िया के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने केवड़िया में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश में आतंकवाद पर लगाम लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि हथियारों के मामलों में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ मौजूद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वे डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों को लेकर भी बैठक में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। CGI ने कहा है कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, लिहाजा ये फर्जी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। CGI ने यह भी कहा कि हर बात को सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया जाता है और कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। ये लोग सिर्फ शक्तिशाली लोगों की ही सुनते हैं। न्यायपालिका और बाकी संस्थाओं के खिलाफ बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कहते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इन पर नियंत्रण के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट की इन्हीं चिंताओं को देखते हुए नए IT नियम बनाए हैं। इनके खिलाफ कई याचिकाएं अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से इन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत भी हो गई है।
और अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया। मुंबई के कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन इसके बाद वे उठ नहीं सके। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ का निधन हार्ट अटैक होने से हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया था। लोकप्रिय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो बालिका वधू में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। उनके चाहने वाले अपना दुख जता रहे हैं। बिग बॉस 13 से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। उनकी जोड़ी को पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ काफ़ी पसंद किया गया था। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में। इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें। देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबर। और व्यापार प्राइम लेकर आ गए हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट से। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दोबारा शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 37 अंकों पर 57,376 के स्तर पर खुला। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी केवल 7 अंकों की बढ़त के साथ 17,084 पर खुला, लेकिन उसके बाद बाजार ने फिर तेजी पकड़ी। इस वक्त देखें तो सेंसेक्स 301 अंक ऊपर 57,640 और निफ्टी करीब 93 अंक ऊपर 17,170 के आसपास कारोबार कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और रियलिटी टेलीकॉम में सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। जहां पर गिरावट है उसमें ऑटो और ऑयल गैस शामिल है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं, उसकी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनमें HDFC, अदानी पावर और रिलायंस पावर मुख्य हैं। उधर कार कंपनियों के सामने नई मुश्किल खड़ी हुई है सेमीकंडक्टर में सप्लाई की बाधा की। मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने आने वाले दिनों में प्रोडक्शन की कमी की आशंका जाहिर की है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से कंपनियों को लगता है कि वो इस मांग को पूरा कर पाने में सफल नहीं होंगे। मारुति ने अपनी डिलीवरी में करीब 15% की कमी दर्ज की। साथ ही कंपनी के मुताबिक 1.5 लाख गाड़ियों के बुकिंग के ऑर्डर सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से कंपनी पूरी कर पाने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस कर रही है। टाटा मोटर्स ने बीते साल के मुकाबले अगस्त में 51% ज़्यादा गाड़ियां बेची, लेकिन चिप की वजह से अगस्त में जुलाई के मुकाबले 7% की डिलीवरी कम हो पाई। ये समस्या केवल देश की नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है और पूरी दुनिया की कार कंपनियां इससे जूझ रही हैं। और दुनिया भर की कार कंपनियों का भी यही कहना है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई है और ख़ासतौर पर चीन से होती है उसमें काफ़ी मुश्किल है। थोड़ी अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने फेस्टिव सीजन से पहले ज्वेलर्स को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब नई डेडलाइन 30 नवंबर होगी। इससे पहले गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन 31 अगस्त थी। बता दें कि मैंडेटरी गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग नियम 16 जून 2021 को लागू हुए थे। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में ज्वेलरी एसोसिएशन के सदस्यों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसके बाद ये बात रखी गई कि जो छोटे कारोबारी हैं वो इस तरह के जो नियम है उसका पालन कर पाने में पूरी तरह से अभी स्थिति में नहीं है और इसलिए इस पर थोड़ी सी वक्त जो है थोड़ा सा वक्त दिया जाए और सरकार ने ये बात मानी और 3 महीने की राहत दी गई है।
लेकिन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यही है कि 3 महीने के बाद उनको फिर से हॉल मार्किंग की सुविधा जो है वो मिलनी मैंडेटरी हो जाएगी। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस रजनी के पास। व्यापार की दुनिया से हमें जोड़ने के लिए अजय मिश्रा आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 देशों की स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा आज से शुरू हो गई है। स्लोवेनिया में वे विदेश मंत्री आंजे लोगर के साथ बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया ने एस जयशंकर को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। वे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे। शुक्रवार को विदेश मंत्री क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलेक रेडमैन के साथ बातचीत करेंगे। 4 और 5 सितंबर को विदेश मंत्री डेनमार्क में भारत डेनिश संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और अमेरिकी सेना की अंतिम वापसी के बाद 20 साल के युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की मदद करने वाले अफगानों की बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसके बाद तालिबान बैंकों, अस्पतालों और सरकारी मशीनरी को चालू रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तालिबान ने अभी तक नई सरकार को नाम नहीं दिया है, साथ ही ये भी खुलासा नहीं किया है कि वे कैसे शासन करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने और हालात सामान्य करने के लिए काम चल रहा है। उनका उद्देश्य अफगानिस्तान के क्षतिग्रस्त काबुल हवाई अड्डे के संचालन को बहाल करना है। इस बीच तालिबान ने अपने शासन का विरोध करने वाले एकमात्र शेष प्रांत पंजशीर को घेर लिया। 15 अगस्त को काबुल के पतन के बाद से पहाड़ी पंजशीर तालिबान के खिलाफ एकमात्र प्रांत रहा है। हालांकि तालिबान और स्थानीय मिलिशिया बलों के बीच पड़ोसी बलगान प्रांत में भी लड़ाई हुई है। और यूरोपीय संघ का कहना है कि उसे तालिबान के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन वे औपचारिक रूप से इस्लामी आतंकवादी समूह को अफगानिस्तान के नए शासक के रूप में मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूरोपीय आयोग के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि यूरोपीय संघ की योजना 30,000 अफगानों के पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 300 मिलियन यूरो के वित्त पोषण को सुरक्षित करने की है। निदेशक ने कहा कि तालिबान के साथ आधिकारिक संबंध तभी बनेंगे जब समूह विशिष्ट शर्तों को पूरा करेगा, जिसमें मानवाधिकारों का सम्मान और सहायता कर्मियों के लिए मुक्त पहुंच शामिल है। और अफगानिस्तान और विदेश मंत्री के दौरे से जुड़ी इन तमाम खबरों पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि धीमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक तरफ अफगानिस्तान में उठापटक चल रही है, इस बीच विदेश मंत्री का बड़ा अहम दौरा शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं नज़र होगी अफगानिस्तान के हालात पर भी जब वो ये यूरोप के मध्य देशों की यात्रा कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए दौरा आज से शुरू हुआ है। 2 से 5 तारीख तक का ये दौरा है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। और सबसे पहले दिन स्लोवेनिया में एक बेहद अहम बैठक ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम है, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है। उसमें शिरकत करेंगे हमारे विदेश मंत्री। इस ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम पिछले 16 साल से मैं बता दूं कि एक स्ट्रेटेजिक एक मंच है जिस पर यूरोप के तमाम देश मिलकर यूरोप के आने वाले सालों की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं, रणनीति तय करते हैं। और आज के दिन जो दूसरा दिन है ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम का, इसमें इंडो पैसिफिक पर क्या चुनौतियां हैं यूरोपीय संघ की, उस पर एक चर्चा होगी जिसकी शुरुआत एस जयशंकर करेंगे और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तहत के साथ मिलकर ये चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, प्रशांत महासागर का इलाका है, भारतीय इंडो पैसिफिक का इलाका है, उसमें जो जद्दोजहद पिछले कई हम कह सकते हैं कई महीनों से, सालों से लगातार देखी जा रही है, उसके मद्देनज़र ये वाली जो बैठक है, आज की बैठक है, काफ़ी मायने रखती है भारत के लिए भी। हम ये भी जानते हैं कि भारत और कीनिया और यूएस, ये सिर्फ 3 देश हैं जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं हैं जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और भारत को आमंत्रण देना कहीं ना कहीं इस बात का भी सूचक है कि भारत पर कितना भरोसा यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ के तमाम देशों का है। और एक रूल बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक में
जिसकी भारत भी मांग करता रहा है और तमाम देश, अमेरिका भी मांग करते अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश भी इस बात की मांग करते रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है वर्ल्ड कॉमर्स का, उस पर रूल बेस्ड ऑर्डर हो, यानी कि कानून के तहत, नियम कायदे कानून के तहत उसमें जो जितना भी कॉमर्स का आदान प्रदान होता है, शिप्स का आना जाना होता है, कमर्शियल शिप्स का, वो उस रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत हो। तो इसके तहत आज बात होगी। जो ब्लड स्ट्रेटेजिक फोरम है आज, और कल जो यूरोपियन यूनियन के तमाम विदेश मंत्री हैं उनकी इनफॉर्मल बैठक है अफगानिस्तान पर, उसमें भी शिरकत करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। जो यूरोपियन यूनियन की बैठक है विदेश मंत्रियों की, वो इस बात में भी काफ़ी अहम मायने रखती है कि यूरोपियन यूनियन में 2015-16 में जब सीरिया का गृह युद्ध हुआ था, उसके बाद माइग्रेंट क्राइसिस से यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों को दो चार होना पड़ा था, और उस माइग्रेंट क्राइसिस में जबकि 10 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट सीरिया से यूरोप में आ गए थे, जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं उनमें आपस में काफ़ी मतभेद उभर कर सामने आए थे। अपने अपने बॉर्डर्स कई देशों ने सील कर दिए थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जो तमाम देशों के बीच तालमेल बिठाने में लग गया था, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और किस तरह से अफगानिस्तान से अगर कोई ऐसा संकट उभर कर आता है किस तरह से उससे जूझा जाए, उसके बारे में बातचीत यूरोपीय यूनियन के जो रवि आपने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है और तालिबान ने जैसा कि वहाँ पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आगे क्या उनकी रणनीति है उसके लेकर तालिबान भी अब तक साफ नहीं है। देखिए, तालिबान की जो प्राथमिकता है वो तालिबान के कई नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, हालांकि जो तमाम देश हैं वो मानते हैं कि कथनी से ज़्यादा करनी पर उनकी तवज्जो रहेगी, और करनी किस तरह की होती है वो इस बात को तय करेगा कि आगे का रुख इन तमाम देशों का कैसा रहेगा अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो तालिबान के नेता हैं जिनके हाथ में अब बागडोर है इस देश की, उन्होंने इस बात को बार बार कहने की कोशिश की है, स्ट्रेस देने की कोशिश की है कि वे शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अफ़गानिस्तान की। लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय संघ के कई देशों समेत काफ़ी देशों ने इस बात पर तवज्जो दी है, जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान में जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा तालिबान को करनी पड़ेगी। जैसा तालिबान का पहला शासनकाल रहा है, अगर वैसा रहा तो कोई भी वित्तीय मदद जो तमाम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, IMF है, उनसे अफ़गानिस्तान को नहीं मिलेगी, ना ही यूरोपियन संघ से या USA से कोई मदद मिलेगी। तो तालिबान के जो अभी शासक हैं वहाँ पर वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि फॉर्मल तौर पर, औपचारिक तौर पर वो सरकार का गठन करें और सत्ता की बागडोर फॉर्मली अपने हाथ में लें, और इसके साथ ही उनकी ये कोशिश रहेगी कि एक उदार चेहरा अब तालिबान का अफ़गानिस्तान के शासकों का सामने आए, ताकि जो पूरे विश्व से जो वित्तीय सहायता आनी है वो आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, भुखमरी फैलने का वहाँ पर ख़तरा है, कोविड सब जगह फैला हुआ है, लेकिन कोविड से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो साजो सामान है और जो व्यवस्थाएं हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं हैं, और इसके अलावा एक सूखे की मार से भी देश के कई हिस्से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बाहर से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तो हालात और बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तालिबान को भी देखना होगा कैसे, अगर वो सरकार की बात करता है तो क्या रणनीति उसकी आगे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों से हमें जोड़ रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो पैरालंपिक गेम्स के साथ करेंगे, जहां पर भारत का शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी है। भारत के राहुल जाखड़ पैरालंपिक में P3 मिश्रित 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में 5वें स्थान पर रहे। राहुल ने हालांकि क्वालिफिकेशन के दोनों राउंड के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था और फाइनल में प्रवेश किया था। प्रिसिशन में राहुल ने 284 और रैपिड में 292 अंक हासिल किए थे। वहीं बात करें प्राची यादव की, तो भारत की प्राची यादव ने महिलाओं की सिंगल्स 200 मीटर VL 2 स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने निर्धारित 1:11.098 के समय के साथ इस रेस को पूरा किया। इसके साथ ही प्राची सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनसे इस स्पर्धा में पदक जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अब 3 सितंबर को सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा। वहीं बात करें बैडमिंटन की, तो पैरालंपिक में ताइक्वांडो की बात करते हैं। पैरालंपिक में ताइक्वांडो में महिला के
से 49 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में भारत की अरुणा तंवर को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में अरुणा को पेरू की एलसी स्पिनोजा ने शिकस्त दी। पेरू की खिलाड़ी ने मुकाबले को 84-21 से अपने नाम किया, सेमीफाइनल में स्थान बनाया। अरुणा अब रैपचेस में क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। इससे पहले अरुणा ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सर्बिया की दानिजेला जोवानेक को हराने में सफलता पाई थी। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत के सुहास एलवाई यतिराज ने आसान जीत के साथ शुरुआत की है। सुहास ने पुरुष एकल SL4 में जर्मनी के जन निकलस को आसान गेम में 21-9, 21-3 से शिकस्त दी। सुहास को इस मुकाबले को जीतने में केवल 19 मिनट का समय लगा। वहीं पुरुष एकल के SL4 ग्रुप प्ले स्टेज में भारत के तरुण ने जीत के साथ शुरुआत की है। तरुण ने थाईलैंड के सिरिपोंग टेमरोम को 2-0 से हराया। तरुण ने मुकाबले को 23 मिनट में 21-7, 21-13 से अपने नाम किया। पुरुष एकल के ही SH6 के ग्रुप मुकाबले में भारत के कृष्णा नागर ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। कृष्णा ने मलेशिया के दिदीन तारेसो को सीधे गेम में 22-20, 21-10 से शिकस्त दी। वहीं महिला एकल में SU5 के ग्रुप मुकाबले में भारत की पलक कोहली ने पहली जीत हासिल कर ली है। पलक ने तुर्की की जहरा बगलर को 21-12, 21-18 से हराने में सफलता हासिल की। वहीं महिला युगल SL3 SU5 ग्रुप प्ले स्टेज में भारत की पलक कोहली और पारुल परमार को पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जोड़ी को चीन के हेफांग चेंग और हुई मा की जोड़ी ने 21-7, 21-5 से हराया। महिला युगल में SL4 के ग्रुप मुकाबले में भारत की पारुल परमार को भी हार का सामना करना पड़ा है। पारुल को चीन की हेफांग चांग ने 2-0 से शिकस्त दी। पारुल आज ही अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलेंगी। अब फिलहाल इतना ही लेकिन खेल की खबरों में, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, खेल की दुनिया से हमें जोड़ने के लिए। और खेल की दुनिया की जानकारी हमें दे रहे थे गौरव। और आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।